पोटेंशियल, और ये अहम टॉपिक है। अगर तीनों बुक्स को कंपेयर करेंगे हम, सिंध के सिलेबस को पंजाब के में, जो पंजाब का सिलेबस है और जो फेडरल का है, उसमें जो सिंध के सिलेबस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है वो इजी भी लिखा हुआ है और आसानी से समझ में भी आ जाता है। बात है इसकी कंसेप्ट की, तो इसके अंदर जो इसका कंसेप्ट दिया गया काफी मुझे बेहतर लगा बाकियों से। तो मैं चाहता हूं कि आपको पहले आज के लेक्चर में ये जो सिंध के सिलेबस में इलेक्ट्रो पोटेंशियल लिखा हुआ वो पढ़ा लेता हूं, और जो इवनिंग की क्लास होगी उसमें फेडरल की जो बुक में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में लिखा हुआ है वो पढ़ा दूंगा आप लोगों को। इसका मतलब है आज के दिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टॉपिक ही होगा। अभी सिंध के सिलेबस में पढ़ा लेता हूं आपको। आपके पास सिंध की बुक होगी बेटा, तो सिंध के सिलेबस से हम आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ते हैं, और कोशिश करूंगा कि आपका जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में वो क्लियर हो जाए। उसके बाद जो फेडरल की बुक है या पंजाब की बुक है, इन दोनों बुक्स में से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में लिखा हुआ है वो पढ़ा दूंगा, ताकि आपका कंसेप्ट होगा वो चीजें, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चंस आ सकते हैं बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। तो आपके पास बुक होगी और पेज नंबर है 202 सिंध के सिलेबस में। बेटा ये इसलिए पढ़ा रहा हूं कि इसके अंदर जो चीजें लिखी हुई है सिंप्लीफाइड है, ठीक है, सिंपल चीजें लिखी हुई है, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो उसके बाद ये सेम टॉपिक फेडरल की बुक से पढ़ेंगे, पंजाब की बुक से पढ़ेंगे, तो जाहिर है अगर कुछ चीजें रह रही होंगी तो उधर से समझ में आ जाएंगी। उसके बाद उसके कुछ एग्जाम्पल्स कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, तो वो जो रिमेनिंग चीजें होंगी वो भी समझ में आ जाएंगी। तो ये कहता है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करता है इंस्ट्रूमेंट, उसको हम कहते हैं वोल्टिक सेल या बैटरी। बेटा सेम बात है, वोल्टिक सेल या बैटरी या गैल्वानिक सेल एक ही बात है। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करता है और केमिकल को इलेक्ट्रिकल में स्पॉन्टेनियस तरीके से। देखो कल जो हमने पढ़ा था वो था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, हमने पढ़ा था, वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अमल होता है एनोड और कैथोड पर, तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस था। मगर ये जो प्रोसेस होगा वो स्पॉन्टेनियस होगा, क्योंकि इसके अंदर दो हाफ सेल्स हैं, एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होती है और दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन होती है। देखो बेटा एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे में रिडक्शन होगी। अब देखो कैसे, अब देखो ये इस तरह है, ये है, इसके अंदर देखो बेटा मेटल की प्लेट होगी, ठीक है, ये मेटल की प्लेट है, जिसको वैसे कहते हैं इलेक्ट्रोड, और इसको डिप किया जाएगा। उसी इलेक्ट्रोड को, जो मेटल की प्लेट होगी, इसको डिप करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द मेटल आयंस। इसके अंदर क्या होगा, ये बेटा जो सॉल्यूशन है ऑफ मेटल आयंस, अगर कॉपर की प्लेट है तो उसके अंदर कॉपर आयंस होंगे, कॉपर आयन का सॉल्यूशन होगा जैसे कॉपर सल्फेट हो। जिंक की प्लेट है तो उसको डिप करेंगे जिंक सल्फेट के अंदर, ताकि उसके अंदर जिंक आयंस होंगे। और कंपेयर करते हैं हम, कल भी आपको मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप एक्यूरेट एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, उसको कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ। जो कंपैरिजन के लिए दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम, वो बेटा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। देखो, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम प्लेट का बना होता है बेटा, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है वो प्लैटिनम प्लेट का बना होता है।
और ये प्लैटिनम प्लेट है। ये जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है बेटा प्लैटिनम प्लेट का बना होता है, प्लैटिनम मेटल का बना होता है। उसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। प्लैटिनम प्लेट है मगर इसके ऊपर कोटिंग हाइड्रोजन की होगी। देखो बेटा प्लैटिनम प्लेट के ऊपर कोटिंग किसकी होगी? हाइड्रोजन की होगी। और ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो पूरा हाइड्रोजन का बना हुआ है। हालांकि वो प्लैटिनम प्लेट है मगर इसके ऊपर जो कोटिंग है, देखो इसके ऊपर जो कोटिंग है, यहां पे हाइड्रोजन गैस होगी, हाइड्रोजन गैस का लेयर होगा 1 एटमॉस्फेयर पर। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को फिल किया गया है। बेटा प्लैटिनम प्लेट है जिसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन है, जिसके सराउंडिंग में हाइड्रोजन है, जिसके ऊपर हाइड्रोजन का मेकअप किया हुआ है, कोटिंग हाइड्रोजन की हुई है और ऐसे लगेगा जैसे हाइड्रोजन का बना हुआ हो। और जिसको डिप करेंगे किसके अंदर? हाइड्रोजन आयंस के अंदर। वो हाइड्रोजन आयंस HCl से भी आ सकते हैं, वो हाइड्रोजन आयंस सल्फ्यूरिक एसिड से भी आ सकते हैं। बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन आयंस चाहिए, मतलब जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है जो प्लैटिनम प्लेट का बना हुआ है, जिसको डिप करेंगे हाइड्रोजन आयंस के अंदर, और वो हाइड्रोजन आयंस हमें HCl से भी मिल सकते हैं, एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जो भी आप ले लो, अब भले ले लो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है किसका है बेटा? 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। और यहां पे साल्ट ब्रिज लगती है। बेटा ये साल्ट ब्रिज है जो सर्किट को कंप्लीट करती है। पोटाशियम क्लोराइड जेली की बनी हुई है ये, पोटाशियम क्लोराइड जेली। इसके जरिए आयन की ट्रांसफर होगी। अगर सपोज करते हैं सॉल्यूशन में इधर केटाइन बढ़ गए और इधर एनाइन बढ़ गए, तो सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए, बेटा सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए वो आयंस मूव करेंगे। जो आयंस होंगे इस साल्ट ब्रिज के जरिए मूव करेंगे। अगर यहां केटाइन बढ़ गए और यहां एनाइन बढ़े तो क्या होगा? जो आयन की ट्रांसफर होगी, आयन ट्रांसफर होंगे इसके जरिए, सॉल्यूशन ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ आयन ट्रांसफर होंगे। और सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए ये साल्ट ब्रिज होती है जो आयन को ट्रांसफर करती है। क्योंकि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होती है तो एक साइड पर केटाइन बढ़ जाते हैं, दूसरी साइड पर एनाइन बढ़ जाते हैं। तो बेटा केटाइन और एनाइन को न्यूट्रल रखने के लिए ये साल्ट ब्रिज है जो आयन को ट्रांसफर करती है। और यह इधर देखो, ये दोनों इलेक्ट्रोड्स एक्सटर्नल सर्किट के जरिए अटैच होंगे किसके साथ? इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर, जो रीडिंग बताता है। ये बेटा पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग बता देगा। जब जिंक को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे या कॉपर को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे, लिथियम को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे, किसी भी एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे तो पोटेंशियोमीटर रीडिंग देगा। और वो जो रीडिंग बताएगा वो उसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी। क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैसे भी आपको मैंने कल बता दिया था 0 रखी जाती है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को क्लियर करते जाते हैं। कहता है इलेक्ट्रिक करंट जिस इंस्ट्रूमेंट में प्रोड्यूस होता है इसका नाम है वोल्टिक सेल। तो बेटा ये एक वोल्टिक सेल बनाया हमने। ये एक वोल्टिक सेल है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। एक सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होगी, दूसरे में रिडक्शन होगी। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अच्छा, वोल्टिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स। कहता है वोल्टिक सेल 2 हाफ सेल का बना हुआ है। देखो 2 हाफ सेल इसके अंदर। इन ईच हाफ सेल, हर हाफ सेल के अंदर क्या है? मेटल की प्लेट है। मेटल की प्लेट है जिसको डिप किया हुआ है उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। बेटा मेटल की प्लेट जिसको डिप किया हुआ है उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। कॉपर की प्लेट है अगर तो कॉपर सल्फेट में, जिंक की प्लेट है तो जिंक सल्फेट में, और किसी मेटल की प्लेट है उसी के अपने साल्ट के सॉल्यूशन में इसको डिप करेंगे। और दूसरी साइड पर होगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो प्लैटिनम प्लेट का बना हुआ है। अच्छा, अब आते हैं डेफिनेशन पे। द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड, चाहे डिफरेंस पोटेंशियल का क्रिएटेड होगा बिटवीन मेटल एंड ओन आइन। ये मेटल है, मेटल प्लेट, और उसके आइंस, ये उसके क्या है? मेटल आइंस हैं।
बेटा मेटल की प्लेट और उसके आयंस के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस पैदा होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से हमें पता चलेगा रिएक्टिविटी ऑफ द एलिमेंट की। और याद कर लो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो स्टैंडर्ड है वो रिडक्शन पोटेंशियल है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल दी जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल को देखकर आप बता देंगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, कौन सा रिड्यूस होगा। अब देखो सपोज करते हैं ये आपको दी गई है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू। जिंक आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, जिंक मेटल में तब्दील हो गया और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 वोल्ट। ठीक है, ये जिंक की है वैल्यू, याद कर लो ये कॉमन वैल्यू है। और कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन आयंस हैं 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, हाइड्रोजन गैस बन गई और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.0 वोल्ट। तो कल भी आपको मैंने बोला था कि जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, उसका रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब मुझे बताएं कि इनमें से कौन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? लो वैल्यू वाला बेटा, जिसकी वैल्यू लोअर होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल लोअर होगी। रिडक्शन पोटेंशियल, मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल गिवन होगी आपको। ये दोनों की रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन, दोनों में रिडक्शन हो रही है। मगर जब दोनों को हम जोड़ेंगे ना इसे, तो एक ऑक्सीडाइज होगा, एक रिड्यूस होगा। जब दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोड्स को, जिंक और हाइड्रोजन को कनेक्ट करेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड को और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे, तो एक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा रिड्यूस होगा। अब ऑक्सीडाइज रिड्यूस का डिसाइड आप नहीं करना है, आपको मैंने हिंट भी दे दिए कि ऑक्सीडाइज वो होगा जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में होगी, वो ऑक्सीडाइज होगा। तो आप बताएं ऑक्सीडाइज कौन होगा? ऑक्सीडाइज तो जिंक ने होना है। ऑक्सीडाइज कौन होगा बेटा? ऑक्सीडाइज तो जिंक हो जाएगा। देखो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है और जिंक के रिएक्शन को रिवर्स किया हमने। जिंक का रिएक्शन रिवर्स हो गया, जिंक का रिएक्शन क्या हुआ? रिवर्स हुआ। रिवर्स क्यों हुआ? क्योंकि जिंक की वैल्यू कम थी, इसलिए जिंक को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। और जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अच्छा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल का डिसाइड हम आगे करते हैं। और काप हाइड्रोजन आयंस में रिडक्शन होगी। यस, तब्दील होगी। अब ये जो पोटेंशियोमीटर रीडिंग कितनी देगा बेटा? पोटेंशियोमीटर ऊपर वाला है ना, ये हमें कितनी रीडिंग बताएगा? वो डिपेंड करता है ई सेल पे। ठीक है, तो ई सेल वाला फार्मूला वही मैं लिख रहा हूं जो फेडरल की बुक में लिखा हुआ है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। ई, ठीक है बेटा, पहले लिखना पड़ेगा रिडक्शन को। तो रिडक्शन किस में हुई है? हाइड्रोजन में। माइनस ई जिंक, जिंक में ऑक्सीडेशन हुई है। अच्छा, हाइड्रोजन की वैल्यू 0.0 है, माइनस फार्मूले का, और जिंक की आपको रिडक्शन पोटेंशियल रखनी पड़ेगी यहां पे 0.76। तो जवाब क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.76 प्लस का हो जाएगा जवाब। ठीक है, तो अब देखो ई मतलब हाइड्रोजन में रिडक्शन हुई है और जिंक में क्या हुई है? ऑक्सीडेशन। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, कि जिसमें ऑक्सीडेशन हुई है। ऑक्सीडेशन तो जिंक में हुई है, मगर जिंक की आपको रिडक्शन पोटेंशियल रखनी पड़ेगी यहां पे। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। या जो कल मैंने दूसरा तरीका आपको बताया था निकालने का, कि जिंक को आप ऑक्सीडाइज कर दो, जिंक की आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रख दो, उन दोनों पोटेंशियल को सम कर दो तो भी जवाब वही आ जाता है। तो अब देखो ये जो पोटेंशियोमीटर रीडिंग बताएगा वो हमें ये बताएगा 0.76 वोल्ट की, ये पोटेंशियोमीटर रीडिंग देगा। और वो रीडिंग किसकी होगी?
वो जिंक की होगी, क्योंकि मेटल आपने जिंक यूज किया है, जो आपने मेटल रखा है वो जिंक है, तो बेटा ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरह होगा, ये बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो मैं दूसरी पेन से लिख रहा हूं, ये बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन इस तरह फ्लो करेंगे, मतलब जिंक से निकलेंगे, किधर जा रहे हैं, ये बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है जिंक से हाइड्रोजन की तरफ, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहां पे जा रहे हैं, हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं, और हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहे हैं। देखो जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है और हाइड्रोजन आयंस रिड्यूस हो रहे हैं, और हाइड्रोजन आयंस कौन से, जो सॉल्यूशन में मौजूद हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस है वो रिड्यूस हो जाएंगे, अगर HCl है तो उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस है वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब होगा क्या, होगा ये कि जिंक ऑक्सीडाइज होगा, जिंक की जो प्लेट होगी वो ऑक्सीडाइज होगी, और यहां पे जिंक आयंस बढ़ जाएंगे, पॉजिटिव आयंस, बेटा यहां पे जिंक आयन बढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जिंक आयंस बढ़ रहे हैं इधर, और यहां पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रहे हैं, बेटा हाइड्रोजन आयंस न्यूट्रल हो रहे हैं, तो सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे, नेगेटिव आयन बढ़ जाएंगे, एनाइन बढ़ जाएंगे, क्योंकि बेटा इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयंस थे ना, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो हाइड्रोजन आयंस वो तो रिड्यूस हो रहे हैं, तो बाकी बचेंगे क्या, सल्फेट आयन, तो इधर केटाइन बढ़ गया, इधर एनाइन बढ़ गया, और फिर साल्ट ब्रिज के जरिए वो आयन ट्रांसफर होंगे और सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। चलो अब आगे भी पढ़ते हैं। अच्छा, तो यहां पे रीडिंग कर रहे थे हम कि द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बिटवीन मेटल एंड सो ऑन आयन, डिफरेंस पोटेंशियल का पैदा होता है मेटल और उसके आयन के दरमियान, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, और इसी से हमें मेजरमेंट का पता चलता है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, और लूज और गेन करने का मैंने आपको बता दिया कि जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी, कम होगी, वो ऑक्सीडाइज होगा, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू लो होगी, अगर माइनस में तो माइनस वैसे भी आपको पता है लो ही है, और जिसकी प्लस की होगी वो ज्यादा वैल्यू है, वो रिड्यूस होगा। अगर दोनों माइनस की हैं, दो वैल्यू हैं दोनों माइनस की हैं, तो जिसकी कम जो ज्यादा माइनस की वैल्यू होगी वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी वैल्यू बेटा ज्यादा माइनस की होगी वो ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। चलो वो तो हम आगे एग्जांपल करेंगे तो पता आपको चल जाएगा यहां से। अच्छा आगे क्या कहता है, सिंस एब्सोल्यूट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड, किसी भी एलिमेंट की एक्यूरेट एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आप मेजर नहीं कर सकते। अब जिंक की आप एक्यूरेट अकेले की नहीं मालूम कर सकते, जिंक को आप कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ, जिंक को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ, कॉपर की अकेले की मालूम नहीं कर सकते, कॉपर को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए कंपैरिजन में जो इलेक्ट्रोड यूज करता है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। याद कर लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टॉपिक में शामिल है बेटा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टॉपिक के अंदर शामिल है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोड है ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, या कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम, किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ, और हाइड्रोजन की वैल्यू हमने अपनी मर्जी से रखी है, देखिए हुई इसके अंदर ऑर्बिटली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है पोटेंशियल 0.0, ये भी याद कर लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू है वो 0 है। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसका बना हुआ है, प्लैटिनम प्लेट का बना हुआ, लिखा दिया मैंने, इधर भी लिख दिया, इधर भी लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लैटिनम प्लेट का बना होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम प्लेट, जिसको डिप करते हैं किसके अंदर, 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जो प्लैटिनम की प्लेट है उसको डिप करेंगे किसके अंदर, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन आयंस हैं, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी डिप कर सकते हैं, उसके अंदर भी हाइड्रोजन आयंस हैं। एक करंट ऑफ प्योर हाइड्रोजन पास, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को मुसलसल पास करते हैं प्लैटिनम प्लेट में। बेटा प्लैटिनम की प्लेट है मगर उसके ऊपर कोटिंग, प्लैटिनम की प्लेट है मगर उसके ऊपर जो कोटिंग है वो हाइड्रोजन की हुई है, और ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो हाइड्रोजन का बना हुआ। देखो प्लैटिनम की प्लेट है मगर उसके ऊपर कोटिंग किसकी है, हाइड्रोजन की है, तो प्लैटिनम की प्लेट ऐसे बिहेव करेगी जैसे वो हाइड्रोजन की बनी हुई है, क्योंकि बाहर कोटिंग, उसके ऊपर मेकअप, मेकअप से क्या हो जाता है, प्लैटिनम प्लेट छुप जाता है मगर उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस आ जाती है, पूरा लेयर। अच्छा प्लैटिनम एडजॉर्ब, एडजॉर्ब का मतलब है एक्यूमुलेट, यहाँ एब्जॉर्ब नहीं है, एडजॉर्ब का मतलब है उसके सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती है, मतलब उसका जो सरफेस है अपर सरफेस उसके ऊपर लेयर हाइड्रोजन गैस का बना हुआ है।
और ऐसे बिहेव करेगा जैसे हाइड्रोजन का बना हुआ। अब देखो ये मेटल है जिसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपको मेजर करनी है बेटा, मेटल जिसकी इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आपने मेजर करनी है, उसी मेटल को डिप करेंगे किसके अंदर, उसके अपने साल्ट के सॉल्यूशन में। मतलब कॉपर की प्लेट तो कॉपर सल्फेट में, जिंक की प्लेट तो जिंक सल्फेट में डिप करेंगे। साल्ट ब्रिज है जिसका काम है आयंस को ट्रांसफर करना, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के ये जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक करंट पास करने वाला, इस प्रोसेस के तहत क्या होता है, मतलब ये रिएक्शन खुद ब खुद होगा। इसके अंदर देखो कोई और है चीज ही नहीं है, इसको एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं दी गई है, ये रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। खुद ब खुद जिंक ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। ठीक है, और साल्ट ब्रिज इसलिए दी गई है कि आयन की ट्रांसफर के लिए। अगर आयन ट्रांसफर नहीं होंगे तो समझे इलेक्ट्रिक करंट जो आपका प्रोसेस जो बंद हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का अमल जो होगा वो बंद हो जाएगा ये। ठीक है, तो साल्ट ब्रिज रखी हुई है आयन को ट्रांसफर करने के लिए, सॉल्यूशन को न्यूट्रल रखने के लिए, और ये सर्किट है, इसके जरिए इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर जो रीडिंग बता देगा एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, कि एलिमेंट की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे 0.76 है, मगर ये जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा है आपको, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और दूसरी साइड पे प्लाटिनम की प्लेट है, देखो बेटा प्लाटिनम की प्लेट है जिसको डिप किया हुआ है मोलर सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस के अंदर डिप किया हमने, और हाइड्रोजन गैस इसके अंदर मुसलसल पास कर रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। और जब भी कंपैरिजन करेंगे आप लोग, देखिए कंपैरिजन, आप देखो अभी जो एंट्री टेस्ट में है ये भी क्या है, किस्म की कंपैरिजन है, और उसी कंपैरिजन में उनको डिफिकल्टी लेवल एक जैसी रखनी पड़ेगी। अब देखो एंट्री टेस्ट के टेस्ट जो है एक नहीं हो रहा है, ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। ज्यादा टेस्ट में तो बच्चों को एक होता डाउट होता है कि भाई किसी को आसान पेपर मिलेगा, किसी को मुश्किल पेपर मिलेगा, तो वो उनको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन के लिए डिफिकल्टी लेवल को एक जैसा रखना पड़ेगा, कि डिफिकल्टी लेवल एक जैसी हो पेपर्स की। मतलब इतने सिंपल क्वेश्चन होंगे, इतने हार्ड क्वेश्चन होंगे, इतने इंटरमीडिएट क्वेश्चन होंगे, इस तरह होगा। इसमें भी ऐसे ही है कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर जिंक को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करते हैं तो जिंक के और हाइड्रोजन को कंपेयर करने के लिए जो कंडीशन रखी जाएगी वो कॉपर के लिए भी वही कंडीशन होगी, लिथियम के लिए भी वही कंडीशन होगी, सोडियम के लिए भी वही कंडीशन होगी। सारे एलिमेंट्स के लिए एक ही कंडीशन रखेंगे, सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए कंडीशन क्या रखेंगे, एक जैसी रखेंगे। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड नोट कर दो बेटा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंपेरिजन के लिए रखा जाता है। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और कंसंट्रेशन 1 मोलर। अगर ऐसी कंडीशन पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करेंगे इसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो बेटा ई स्टैंडर्ड के लिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए इसको लिखते हैं नॉट से, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और मोलर कंसंट्रेशन 1 एम। जो बेटा मोलर कंसंट्रेशन रखेंगे वो 1 एम रखेंगे। तो सिंस टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन इन्फ्लुएंस द वोल्टेज, बेटा टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जो होते हैं ये वोल्टेज को इन्फ्लुएंस करते हैं, वोल्टेज पे असरअंदाज होते हैं, इसलिए इनको क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर को भी और कंसंट्रेशन को भी, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन दोनों वोल्टेज को इफेक्ट करती हैं, इसलिए इनको कांस्टेंट रखेंगे। कंपैरिजन के लिए कांस्टेंट कितना, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखेंगे सारी कंपैरिजन के लिए। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर रखेंगे और कंसंट्रेशन रखेंगे 1 मोलर। एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट दिस कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर मेजर करते हैं इसी कंडीशन पे तो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या कहेंगे हम, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं इसको। तो ये ई स्टैंडर्ड के लिए कंडीशन है। ठीक है, और याद कर लो जो रूल्स हैं आईपीक रूल्स या
1953 के अंदर जो रिकमेंडेड किया गया है वो दिया गया रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब है अगर आपको एलिमेंट की 4 एलिमेंट से 2 की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी गई, 2 की रिडक्शन, और कंपैरिजन के लिए बोला गया, तो इसे कंपेयर नहीं करें, चारों को रिडक्शन पोटेंशियल तब्दील करें। अगर 2 रिडक्शन पोटेंशियल में है ठीक है, जो 2 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उनको भी रिडक्शन पोटेंशियल में तब्दील करें, फिर कंपैरिजन करना। अब ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और बच्चे वो कंपेयर करने के लिए रिएक्शन को रिवर्स करते ही नहीं, ऐसे कंपेयर कर देते हैं, बेटा गलत हो जाएगा। अगर आपको 4 रिएक्शन या 2 रिएक्शन दिए गए या 3 रिएक्शन जितने भी दिए जाएं, पहले नोट करो कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। सबसे पहले इनको रिडक्शन पोटेंशियल में तब्दील कर दो, जितने भी रिएक्शन हैं सबको रिडक्शन पोटेंशियल में तब्दील करो, उसके बाद कंपेयर करो। कंपैरिजन के लिए आपको मैंने बता दिया, जिसकी वैल्यू नेगेटिव की होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, जिसकी वैल्यू लो होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो ऑक्सीडाइज होगा, उसको हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी हाई वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे जिंक में देखो, जिंक की वैल्यू लो थी तो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और हाइड्रोजन रिड्यूस हो गई। अगर इसकी जगह पे कॉपर होता, अगर इसकी जगह पे कॉपर होता इस तरह, कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल बन गया। कॉपर की वैल्यू 0.34 है। हाइड्रोजन आयंस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, हाइड्रोजन गैस बन जाती है और इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट। अब दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करो, ऑक्सीडाइज कौन होगा? तो बेटा जिसकी लो वैल्यू होगी। अब कॉपर की वैल्यू 0.34 है, प्लस की वैल्यू है, हाइड्रोजन की कम वैल्यू है। अब देखो वैल्यू हाइड्रोजन की कम है तो ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन होगा, इस केस में ऑक्सीडाइज होगा हाइड्रोजन होगा, इस तरह हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा हाइड्रोजन का रिएक्शन, हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोजन आयन बन जाएंगे। बेटा ये रिएक्शन रिवर्स उल्टा हो जाएगा, ये रिएक्टेंट साइड पे चला जाएगा और ये प्रोडक्ट साइड पर रिएक्शन इनवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोजन लूज करेगा। जाहिर इस कंडीशन में हाइड्रोजन लूज तो नहीं करेगा, कॉपर भी गेन कर रहा है, हाइड्रोजन भी गेन करेगा, इस रिएक्शन होगा भी नहीं कि दोनों गेन करेंगे, फिर लूज कौन करेगा? एक हाफ सेल को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, दूसरे को गेन करना पड़ेगा। बेटा ये 2 हाफ सेल्स हैं, एक कॉपर और दूसरा हाइड्रोजन, एक को इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, दूसरे को गेन, और वो डिसाइड आपने करना है वैल्यू को देखकर। ठीक है, वैल्यू को देखें, हाइड्रोजन की वैल्यू कम है तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया, और कॉपर क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दो इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए, हाइड्रोजन गैस प्लस कॉपर आयंस, एरो हाइड्रोजन आयंस प्लस कॉपर। अच्छा, ई सेल का जवाब निकालना है इसका। तो ई रिडक्शन, ठीक है, ई रिडक्शन और माइनस ई ऑक्सीडेशन, जो मैंने कल आपको मैंने बताया था, मगर आपको उसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लेते हैं आप लोग, ठीक है, तो आपको ये जो फार्मूला लगाया है मैंने कि ई हाइड्रोजन और ई जिंक, जिंक के आगे माइनस की साइन लगा दीजिए, तो इसमें भी ऐसे ही होगा। ई रिडक्शन कॉपर माइनस ई रिडक्शन हाइड्रोजन, और साइन आगे माइनस की लगा दी मैंने। साइन आगे माइनस लगने से वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगी। तो 0.34
-0, जवाब वो ही आएगा, 0.34 आएगा बेटा, आंसर आएगा 0.34। तो पोटेंशियोमीटर रीडिंग देगा 0.34 की। और यहां पे लिखा भी है कि जिसकी ई रिडक्शन प्लस की है, ऑक्सीडेशन उसकी माइनस की हो जाएगी। बेटा वैल्यू सेम है, सिर्फ साइन का फर्क है। अब हम लेते हैं एग्जांपल किसकी, जिंक की। बेटा हम एक जिंक इलेक्ट्रोड बनाते हैं। पिक अप द एग्जांपल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। ये जिंक इलेक्ट्रोड की एग्जांपल पहले बनाई हुई है, मगर इसके अंदर जो बात बताई गई है वो आपको मैं बता रहा हूं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। कहता है पिक अप द एग्जांपल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड फॉर दिस पर्पज, इस मकसद के लिए वो है कंसिडर वोल्टिक सेल, हमें एक वोल्टिक सेल बनाना पड़ेगा। बेटा ये वोल्टिक सेल बना हुआ है, कहता है वोल्टिक सेल बनाना पड़ेगा। वोल्टिक सेल बना हुआ है ये, क्योंकि वोल्टिक सेल में 2 हाफ सेल्स होते हैं, एक पे ऑक्सीडेशन, दूसरे पे रिडक्शन। ये जिंक है, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है। अब खुद बताएं कि ऑक्सीडाइज कौन होगा, रिड्यूस कौन होगा। तो ये कह रहा है वी हैव कंसिडर वोल्टिक सेल मेड अप ऑफ जिंक, जो जिंक का बना हुआ है, जिसमें क्या करेंगे, जिंक की प्लेट को डिप करेंगे। बेटा जिंक की प्लेट को डिप करेंगे किसके अंदर, जिंक सल्फेट के अंदर। मतलब ये जिंक की प्लेट है, ये मैंने मेटल का नाम नहीं लिखा वैसे, मगर अब मेटल का मैंने नाम लिख रहा हूं मैं, तो ये मेटल कौन सा है, जिंक है, तो ये जिंक की प्लेट है। ये प्लेट किसकी है, जिंक की है। चलो ये आगे कर लेते हैं। जिंक की प्लेट है और जिसको डिप किया हुआ है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, इसके अंदर डिप किया हमने। और यहां पे क्या है, 60। ये प्लैटिनम की प्लेट है, मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड प्लैटिनम प्लेट का बना होता है। और उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। और डिप किया हुआ इसको किसके अंदर, ये जो सॉल्यूशन है ये 1 m सल्फ्यूरिक एसिड का है। यहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले सकते हो, क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन की जरूरत है। हमें जरूरत है हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन तो सल्फ्यूर हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी मिल जाएंगे हमें। साल्ट ब्रिज है ये। पोटेशियम क्लोराइड जेली की बनी हुई है, आयन ट्रांसफर होंगे। अच्छा, और ये पोटेंशियोमीटर है, जो आपको रीडिंग बता देगा एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो अब देखो ये जिंक, बेटा जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रही है। तो क्या कह रही है, क्या हमें जो है वोल्टिक सेल बनाना है, जिंक इलेक्ट्रोड बनाना है, जिंक का वोल्टिक सेल बनाना है, जिसमें जिंक की प्लेट को डिप करेंगे जिंक सल्फेट के अंदर, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो प्लैटिनम प्लेट का बना होता है। साल्ट ब्रिज जो केसीएल जेली की बनी हुई है, सर्किट को कंप्लीट करती है। ठीक है, और इसके जरिए आयन की ट्रांसफर होगी। और पोटेंशियोमीटर रीडिंग कितनी देता है, अभी मैंने आपको बताया। बेटा पोटेंशियोमीटर रीडिंग कितनी देगा, जाहिर है रीडिंग तो डिपेंड करती है जिंक और हाइड्रोजन के ऊपर, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। और जिंक की हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेते हैं यहां पे 0.76 वोल्ट की, यह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। और हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रहे हैं हाइड्रोजन गैस के अंदर, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट।
जब दोनों रिएक्शन को हम ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कट गए, जिंक प्लस हाइड्रोजन आइंस, एरो जिंक आइंस प्लस हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ई सेल, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, मैंने पुराना तरीके से करवा देता हूं। रिडक्शन किसके अंदर हुई? हाइड्रोजन में। ऑक्सीडेशन किस में हुई? जिंक में। 0.76 जवाब आएगा। ये पुराना जो आपको मैंने फार्मूला बताया था उसके मुताबिक, ठीक है। अच्छा, जो नया फार्मूला है ई सेल का, जो इसमें लिखा हुआ है पंजाब की बुक में, वो ये है कि ई रिडक्शन मतलब ई वैल्यू किसकी? हाइड्रोजन की, माइनस ई वैल्यू किसकी? ई रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन और ई रिडक्शन ऑफ जिंक। इसका आगे साइन माइनस की लगी हुई है। हाइड्रोजन की वैल्यू क्या है? 0 है, और जिंक की वैल्यू क्या है? माइनस की 0.76 है। रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल जिंक की माइनस 0.76 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आंसर वही आ जाएगा 0.76 वोल्ट। तो बेटा फार्मूले को गौर करके देखेंगे तो वो जवाब वही आएगा। तो पोटेंशियोमीटर रीडिंग कितनी देगा? 0.76 की। और एक्सटर्नल सर्किट बता रही है कि इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलेंगे और हाइड्रोजन की तरफ जाएंगे। बेटा इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। बेटा इलेक्ट्रॉन जिंक से निकल रहे हैं और हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, रिएक्शन को लिखेंगे कैसे? जिंक सॉलिड था, आयन में तब्दील हो गया। जिंक जो बेटा सॉलिड फॉर्म में था, देखो जिंक सॉलिड फॉर्म में था, वो आयन में तब्दील हो गया। जिंक सॉलिड और किस में तब्दील हुआ? आयन के अंदर। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन की तरफ जा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है बेटा, ऊपर इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा है। हाइड्रोजन जो आयंस थे 1 मोलर हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो गए। हाइड्रोजन गैस, और ये इलेक्ट्रोप्लेटिनम प्लेट का बना हुआ है। हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे है। तो अब देखो ये रिएक्शन है बेटा, ये रिएक्शन बता रहे जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। बेटा जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, जिंक की चार्ज 0 थी, +2 हो गई, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ। और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो जा रहा है हाइड्रोजन आयंस की तरफ, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन की तरफ, और वहां पे हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके गैस में तब्दील हो गए। अब क्या होगा फिर? अब जिंक आयन इधर बढ़ेंगे, जिंक आयन इधर बढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन में क्या होगा? जो जिंक आयन होंगे वो यहां पे इधर ट्रांसफर होंगे। बेटा जिंक आयंस इसके जरिए ट्रांसफर हो जाएंगे, और यहां पे सल्फेट आयन बढ़ेंगे, वो इधर आएंगे, और सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। तो बेटा ये जो साल्ट ब्रिज है, ये आयन को ट्रांसफर करती है। इधर केटाइन बढ़ गया, इधर जिंक आयन बढ़ गया, क्योंकि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक आयन बढ़ जाएंगे। और वहां पे हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो गए हाइड्रोजन गैस में, तो सल्फेट आयन बढ़ जाएंगे, तो वो आयंस इनके जरिए ट्रांसफर होंगे साल्ट ब्रिज के जरिए। ठीक है, तो अब देखो आपने नोट किया, इलेक्ट्रॉन मस्ट ओरिजिनेट एट जिंक, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जिंक से। बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो जिंक से निकलते हैं। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो जिंक हो रहा है। देखो ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? जिंक। इधर भी देख लो, यहां पे भी देख लो, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा है कि जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्यों भाई जिंक ऑक्सीडाइज क्यों हुआ? क्योंकि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की थी, ये था रीजन। जिंक के ऑक्सीडेशन का रीजन यही है कि जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की है, इसलिए जिंक ऑक्सीडाइज हुआ और जिंक का रिएक्शन रिवर्स हो गया। देखो जिंक का रिएक्शन रिवर्स हुआ है, रिवर्स रिएक्शन में जिंक लूज कर रहा है, और जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो प्लस की हो गई है।
जिंक की जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो प्लस की हो गई है, तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस की। द नेगेटिव साइन, मतलब जिंक के साइन नेगेटिव की है। बेटा देखो जिंक में साइन किसकी है, ये नेगेटिव की साइन है, और ये नेगेटिव की साइन क्या बता रही है कि जिंक का रिएक्शन रिवर्स होगा। देखो रिवर्स हुआ, जिंक का रिएक्शन रिवर्स हुआ है। बेटा जिंक का रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया है, और जिंक में ऑक्सीडेशन होगी, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगी। जिंक ऑक्सीडाइज होगा और हाइड्रोजन रिड्यूस होगी, तो देखो जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। ठीक है, अब आते हैं कापर की एग्जांपल पे। कापर की एग्जांपल में ऐसा नहीं है। अब देखो कापर में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुई है और कापर रिड्यूस हुआ है। अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बनाएंगे, कापर मेटल है और उसको हमने डिप किया है, वन मोलर सोल्यूशन ऑफ कापर सल्फेट। कापर की प्लेट को डिप करेंगे कापर सल्फेट के अंदर, और दूसरी साइड पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जो किसका बना हुआ है, प्लैटिनम प्लेट का बना हुआ है, और जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं 1 atm प्रेशर पे, और वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड ऐसे बिहेव करेगा, वो प्लैटिनम प्लेट ऐसे बिहेव करेगी जैसे हाइड्रोजन की बनी हो, क्योंकि बाहर कोटिंग हाइड्रोजन की है। इसको डिप करेंगे किसके अंदर, 1m H2SO4 के अंदर। साल्ट ब्रिज, पोटेशियम क्लोराइड जेली की बनी हुई है। अब आपको मैं वैल्यू लिख देता हूं, कॉपर आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कॉपर मेटल बन जाता है, और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है। हाइड्रोजन आयंस हैं, वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं, हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाती है, और रिडक्शन पोटेंशियल है 0.0 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे खुद बताएं कौन ऑक्सीडाइज होगा, रिएक्शन रिवर्स किसका होगा। बेटा दोनों को कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन का रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। हाइड्रोजन का रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोजन आयन में तब्दील हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कॉपर रिड्यूस होगा, कॉपर मेटल में, और कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। 2 इलेक्ट्रॉन 2 में कैंसिल हो गए, कॉपर आयन प्लस हाइड्रोजन गैस, एरो हाइड्रोजन आयंस प्लस कॉपर। अब इस सेल का जवाब क्या होगा, ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, 0.34 प्लस 0.0, तो जवाब आएगा 0.34। बेटा जवाब 0.34 आएगा, तो पोटेंशियोमीटर रीडिंग देगा
कितनी देगा रीडिंग? 0.34 वोल्ट की। बेटा ये रीडिंग देगा 0.34 की। कहता है इन केस ऑफ कापर, इन केस ऑफ कापर, कापर की केस में व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ हाइड्रोजन, कापर को कनेक्ट करेंगे हम हाइड्रोजन के साथ, कापर को कनेक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, कापर सल्फेट में कापर आयंस थे वो रिड्यूस हो गए। देखो कापर आयंस थे कापर सल्फेट के अंदर, वो रिड्यूस हो गए, तो सल्फेट आयन बढ़ गए, कापर आयंस रिड्यूस हुए, कापर आयंस क्या हो गए? रिड्यूस हुए, तो सल्फेट आयन बढ़ेंगे और इधर हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे, तो ट्रांसफर कैसे होगी? सल्फेट आयन यहां पे इधर ट्रांसफर होंगे। बेटा साल्ट ब्रिज के जरिए सल्फेट आयन यहां पे ट्रांसफर होंगे, क्योंकि सल्फेट आयन यहां बढ़ गए हैं, यहां पे एनाइन बढ़ गए हैं और यहां पे केटाइन बढ़ गया है, और हाइड्रोजन आयंस इधर ट्रांसफर होंगे। बेटा यहां पे हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है हाइड्रोजन आयन में, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज किस में तो हो रही है? हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे इससे कंपार्टमेंट के अंदर, इस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे और इसमें सल्फेट आयन बढ़ेंगे, तो फिर आयन की ट्रांसफर होगी। आयन क्या होते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। अब देखो कापर रिड्यूस हो रहा है, बेटा कापर में रिडक्शन हो रही है और हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन, तो कापर की रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 होगी और कापर की ऑक्सीडेशन क्या होगी? माइनस 0.34, माइनस का 0.34। इन केस ऑफ कापर, के कापर के केस में ए स्ट्रिप ऑफ कापर, कापर की प्लेट होती है बेटा, कापर के केस में क्या होता है? कापर की प्लेट होगी, कापर की पट्टी होगी, देखो ये कापर की पट्टी बनी हुई है, जिसको डिप करेंगे कापर सल्फेट में, जिसको डिप करेंगे कापर सल्फेट में, और दूसरी साइड पे क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जो प्लेटिनम का प्लेट का बना हुआ है, जिसको डिप करेंगे हाइड्रोजन आयंस के अंदर। अच्छा, अब रिएक्शन का फ्लो कैसे होगा? रिएक्शन का फ्लो बेटा इस तरह होगा, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज हो जाएगी हाइड्रोजन आयंस में, 1 मोलर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर का, देखो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुई है, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस तरफ है? कॉपर आयंस की तरफ है, कॉपर रिड्यूस हो गया। देखो ये रिएक्शन बता रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, बेटा हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को देखो किधर जा रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर की तरफ जा रहा है, तो कॉपर रिड्यूस हुआ है। बेटा इलेक्ट्रॉन का फ्लो बता रहा है कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या बता रहा है? कि कॉपर रिड्यूस हो रहा है, कॉपर जो आयंस है वो कॉपर मेटल में तब्दील हो गए और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुई हाइड्रोजन आयंस के अंदर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुई और कॉपर रिड्यूस हुआ है। तो ये दोनों रिएक्शन में देखो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हाइड्रोजन आयन की तरफ है, ओ कॉपर की तरफ है, इसका मतलब है हाइड्रोजन पे ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर में रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर का जो इलेक्ट्रोड रिड्यूस होगा। अच्छा अब आगे अगले पेज बहुत अहम है, अगले पेज में देखो चार्ट बना हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल का, बेटा चार्ट बना हुआ है, लिथियम सबसे लिथियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, लिथियम मेटल में तब्दील हो रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू देखो लिथियम की है। मैं सारे एलिमेंट नहीं लिख रहा हूं, कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट लिख रहा हूं, देखो क्रोमियम आयन,
तो अब देखो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट जितने भी नेगेटिव हैं, मैंने थोड़े लिखे हैं, ज्यादा एलिमेंट दिए गए हैं। मकसद को समझना है बेटा, एलिमेंट को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मकसद को समझो उसको कि क्या मकसद है इसका। ये सीरीज का मकसद क्या है, ये सीरीज हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, वो इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट जितने भी हैं, जब उनको कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ, इन सारे एलिमेंट को हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे, सबके सब ऑक्सीडाइज होंगे। ये सब के सब क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट, हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ, तो ऊपर वाले सारे एलिमेंट ऑक्सीडाइज होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू नेगेटिव की है, इनकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव की है, ये सब के सब ऑक्सीडाइज होंगे। इन सब के सब रिएक्शन, इनके सब के सब रिएक्शन रिवर्स हो जाएंगे। ये ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन रिड्यूस होगी, ये ऑक्सीडाइज होंगे और हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। अब जब हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं नीचे वाले एलिमेंट के साथ, बेटा हाइड्रोजन को कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन से जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनके साथ, इनकी वैल्यू देखो प्लस की है। आयोडीन की वैल्यू देख लो, एजी आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एजी मेटल बन रहा है। अब ये सारे एलिमेंट को देख लो। अब हाइड्रोजन का कलर मैं चेंज कर रहा हूं। अच्छा देखो, हाइड्रोजन से ऊपर वाले एलिमेंट जितने भी हैं, जब हाइड्रोजन के साथ कंपेयर करेंगे सब के सब ऑक्सीडाइज होंगे और हाइड्रोजन रिड्यूस होगी। अगर कंपेयर करते हैं पीबी को, तो पीबी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस में तब्दील हो जाएंगे। ये रिएक्शन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे एजी के साथ। बेटा हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, एजी के साथ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगी और जो एजी होगा रिड्यूस हो जाएगा। ये देखो, इसको देखो, हाइड्रोजन देखो, यहाँ पे भी ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन रिड्यूस हुई है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गई, एजी रिड्यूस हुआ। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि एजी की इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होगा और एजी रिड्यूस होगा। और वहां ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं सबकी वैल्यू नेगेटिव है, तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब ऑक्सीडाइज होंगे, हाइड्रोजन खुद रिड्यूस होगी। कंपेरिजन सेल में बेटा ये कंपेरिजन है इसकी। इस सीरीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। मेटल अबो हाइड्रोजन, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, बेटा मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं सब, ये देखो हाइड्रोजन से ऊपर वाले,
ये सब ऑक्सीडाइज होंगे। और हाइड्रोजन से नीचे वाले ये रिड्यूस होते हैं। तो मेटल अबो हाइड्रोजन, जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, कंपैरिजन सेल में जब कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन के साथ तो वो ऑक्सीडाइज होंगे। देखो ऑक्सीडाइज हुआ, और हाइड्रोजन रिड्यूस हुई है। और मेटल बिलो हाइड्रोजन, जो मेटल हाइड्रोजन के बाद वाले हैं, उनमें रिडक्शन होगी। उनमें क्या होगी? रिडक्शन होगी। अच्छा, वेदर आर द रिएक्शन विल अकर स्पॉन्टेनियस। बेटा इलेक्ट्रोड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? देखो इलेक्ट्रोड रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं वो पता चलेगा ई सेल से। अगर ई सेल का जवाब प्लस का आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। बेटा अगर रिएक्शन ई सेल का प्लस का आ रहा है जवाब तो स्पॉन्टेनियस, अगर माइनस का आ रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। देखो ई सेल का जवाब प्लस में आ रहा है, ये जितने भी रिएक्शन किए थे हमने प्लस किया थे जवाब लास्ट में। अगर माइनस का जवाब आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा ई सेल का। अब देखो ये जिंक को हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, सॉरी अब हम हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, और जिंक को रिड्यूस कर रहे हैं। जिंक में रिडक्शन हो रही है, तो इसकी रिडक्शन वैल्यू है माइनस की 0.76 वोल्ट। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वही होगी 0.0 वोल्ट। रिएक्शन को ऐड कर दो, अब इसका ई सेल का जवाब निकालो। ई रिडक्शन प्लस ई ऑक्सीडेशन, रिडक्शन किस में हो रही है? बेटा रिडक्शन हो रही है जिंक में, तो जिंक की वैल्यू माइनस की 0.76 लेंगे। ऑक्सीडेशन किस में हो रही है? हाइड्रोजन में, 0.0 लगेंगे, तो जवाब क्या आ जाएगा? माइनस का 0.76। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। बेटा ई सेल का जवाब अगर माइनस का आ जाता है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद ब खुद रिएक्शन नहीं होगा ये। अगर ई सेल का जवाब प्लस का आ जाता है तो आपको पहले समझा था, कल भी आपको समझा था कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं। अगर ई सेल का जवाब प्लस का है तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर ई सेल का जवाब माइनस का आ जाए देखो तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ये। इसको रिवर्स करेंगे स्पॉन्टेनियस बन जाएगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो स्पॉन्टेनियस बनेगा। बेटा इस रिएक्शन को रिवर्स करने से स्पॉन्टेनियस बन जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बेटा लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। देखो लिथियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है। लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव की है, तो जिस एलिमेंट की रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव की होगी वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। उसके बाद देखो रिड्यूसिंग पावर कम हो रहा है, वैल्यू नेगेटिव की कम हो रही है तो रिड्यूसिंग पावर भी कम हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है, और फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देयर इज ए डिक्रीजिंग टेंडेंसी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जो है सलाहियत बढ़ रही है, रिड्यूसिंग पावर कम हो रहा है और ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रहा है। ठीक है, लूज करने का पावर कम हो रहा है और गेन करने का पावर जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इस हिसाब से लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये नोट कर दो, दोनों अहम चीजें हैं बेटा। अब देखो एक मेटल ऊपर है एक मेटल नीचे है, एक मेटल ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ऊपर रखा हुआ है, एक मेटल नीचे रखा हुआ है, तो ऊपर वाले एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल माइनस की होगी वो देखो
इसको देख लो, अगर ऊपर वाले एलिमेंट को नीचे वाले के साथ कंपेयर करें तो ऊपर वाले ऑक्सीडाइज होंगे, नीचे वाले रिड्यूस होगा। ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह कल हम देखेंगे, कल नहीं शाम को क्लास होगी आप लोगों की। तो फेडरर के बुक में बेटा, फेडरर की बुक की रीडिंग करेंगे लाइन बाय लाइन, और उसके अंदर जो चीजें कंसेप्ट वाली होंगी वो समझा देंगे, मगर ये इसके अंदर कंसेप्ट बेस्ड था। इसके अंदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आ गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी आ गया, सारी चीजें आ गई हैं इसके अंदर, और इसके अंदर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कंडीशन भी आ गई हैं। इसके अंदर ये भी आ गया कि कौन एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस होगा। इसका कंसेप्ट यही है, बाकी कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन होंगे वो बेटा फेडरर की बुक से हम पढ़ लेंगे और इवनिंग में।